Sorry, Priya. I did it. जैसे मेरी भी आदत है, whenever I talk to my husband, तो I don't start from the very beginning. It's irritated. So I used to say, वो पता है, वो नहीं बताना पहले, वो मैंने बाद में बताना है. Okay, चलिए, I'm going to start with the course now. So dictation अभी कर लेते हैं हम. पहले हम थोड़ा सा declaratory decree करेंगे. और मुझे ये बताएं, should I switch? I will switch, okay, because it's creating confusion. हाँ जी, I am going to do that. हाँ जी, hope I'm back. Now fine. चलो, ठीक है. So we completed our topic cancellation of instruments. We are good with it. Dictation part is left out, which we will be writing it today. शायद next class के अंदर शुरू कर देंगे. Now let's start with the topic declaratory decrees. Declaratory decrees. Now this is very important topic. Chapter number, again the topic name of the chapter is important. Section 34 and 35 बहुत important है ये. Questions आते हैं यहाँ से, प्री बेस्ड भी questions हो सकते हैं, आपके मेंस questions आते हैं. और थोड़ा सा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहता है बिकॉज इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी बहुत जरूरी है. ठीक. Now let's just see what is declaratory decree. Declaratory decree section 34. Now that means you are asking for some kind of a relief, or a relief जहाँ पे आप अपने rights जो हैं वो कोर्ट से कुछ declare करवाना चाहते हैं. Declaratory decree. For example, I can just say that there is a dispute with respect to X property. और दो लोग जो हैं इसके ऊपर लड़ रहे हैं. मतलब A को लगता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, बट उसको ये भी साथ में डर है कि कहीं ना कहीं जो है वो B इस चीज को डिनाई करने वाला है इन फ्यूचर. A is thinking, he is believing that he is the owner of the property, but at the same time he has also you can say उसको hesitation भी है कि कहीं ना कहीं B जो है वो इस चीज को हमेशा डिनाई करे. ठीक है, जब भी वो अपना टाइटल जो है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश करे. अब अगर A जो है, क्योंकि उसके राइट्स इन्वॉल्व हैं विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्स प्रॉपर्टी है, तो क्या कोर्ट में जाके A कोर्ट से ये डिक्री ले सकता है दैट ओनली ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी? हो सकता है. एंड नॉट B? हो सकता है. और अगर कोर्ट ये डिक्लेयर कर देता है दैट A इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उससे क्या होगा? उससे बेसिकली एक हमारा लीगल स्टेटस डिसाइड हो जाएगा दैट यस, इस प्रॉपर्टी का ओनर A है. एंड मोर ओवर ऑब्वियसली उस डिक्री से A के राइट्स इफेक्ट होंगे, राइट्स फ्लो होंगे. इस लीगल स्टेटस से जो भी विच A विल बी एक्वायरिंग दैट ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उस लीगल स्टेटस से उसके राइट्स इफेक्ट होंगे. सो देयरफॉर ही कैन जस्ट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड आस्क फॉर द डिक्लेरेटरी डिक्री. चलो पहले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 34 का रिलीफ जो है, दिस इज अगेन डिस्क्रिशनरी एज द वर्ड सजेस्ट. Discretion of court as to declaration of status or right. Let's see. Any person entitled to any legal character or to any right as to any property. I'll stop here. Any person entitled to any legal character. Now what is a legal character? Legal character जो है, this refers to some kind of a status. एक पोजीशन. अगर आप ये स्टेटस और पोजीशन एस्टैब्लिश कर पाएंगे, then obviously some rights will flow out. So इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि वो लीगल स्टेटस कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करना. आपको कहीं पे भी लगता है, थोड़ा सा भी डर है कि दूसरे लोग इस स्टेटस को, इस पोजीशन को डिनाई करेंगे, या अगर ये आपका लीगल स्टेटस पोजीशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ, then obviously you will have to face the consequences in the form
दैट इज कि जो आपके राइट्स आपको मिलने चाहिए या आपको उसका ड्यू रिगार्ड मिलना चाहिए, उस सिचुएशन का, उस स्टेटस का, पोजीशन का, वो आपको नहीं मिलेगा। सो लीगल कैरेक्टर, नाउ लीगल कैरेक्टर अगर हम बात करते हैं इट्स अ वेरी वाइडर वर्ड। स्टेटस कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल दी है जहां पे ए को लगता है दैट ही इज द ओनर ऑफ द एक्स प्रॉपर्टी, बट एट द सेम टाइम ये फियर्स कि बी कभी उस चीज को डिनाई कर सकता है। So that means, can A file a suit against B to be declared as the owner of the property? Yes, ऐसा हो सकता है। क्यों? Because वो अपना एक स्टेटस एस्टैब्लिश करना चाहता है that he is the owner। उसको डर किससे है? कौन डिनाई करेगा? B। तो वो अगेंस्ट बी सूट फाइल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। Now I just want you to read one more sentence along with it. May institute a suit against any person who is denying or who is entrusted to deny. बी जो है हो सकता है आज ही प्रेजेंट में वो डिनाई कर रहा है कि ये तो ओनर है ही नहीं, या फ्यूचर में जाके कुछ ऐसी सिचुएशन अभी राइज हुई है कि आपको एक एप्रीहेंशन है और वो रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि फ्यूचर में जाके ऑब्वियसली बी इज गोइंग टू डिस्टर्ब योर राइट, एंड मोर वो कोई ना कोई डिस्प्यूट जो है वो जरूर खड़ा करेगा। सो उस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी से ही यू कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट बी एंड आस्क फॉर द कोर्ट टू डिक्लेयर दैट यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ऐसा हो सकता है। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी, अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है लीगल कैरेक्टर, बहुत ही वाइडर वर्ड है ये। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ अगर कोई पर्सन को लगता है दैट ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी तो वही सिर्फ जो है वो सूट फाइल कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक। बिकॉज और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आप देखिए साथ में वर्ड क्या यूज किया गया है, राइट एज टू any property. Now they have not used the word right in property या right to property जी। अब ये जानबूझ के वर्ड as यूज किया गया है in order to make its scope wider enough. Now अगर कोई टेनेंट है, टेनेंट के पास भी एक राइट होता है, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, even though he has a limited interest in the property, but उसका कोई ना कोई राइट तो प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व है। अगर उसको लगता है दैट उसके फेवर में एक लीज है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए उसके पास एक लीज है, तो मतलब 5 साल के लिए ही इज एंटाइटल्ड टू एंजॉय द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, आराम से कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, राइट, यही राइट उसको मिला है। नाउ अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई उसको फोर्सफुली कह रहा है दैट नो यू आर नॉट द टेनेंट, या देयर इज वन मोर पर्सन सी, वो कह रहा है कि नहीं मुझे ये प्रेमाइसेस मिला है रेंट पे, आपको नहीं मिला, सो आई हैव द राइट टू पोजेस दिस प्रेमाइसेस। तो क्या यहाँ पे आप सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट सी जो भी आपको डिनाई कर रहा है उस राइट को, या आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर में जाके मेरे राइट को डिस्टर्ब करेगा, डिनाई करेगा, तो क्या बी अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है सी टू बी डिक्लेयर्ड एज अ टेनेंट, कि मुझे टेनेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, सो बाद में जाके मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, इज इट क्लियर? ऐसा हो सकता है। अब यूजुअली ऐसी चीजें डिक्लेरेशन के अंदर कब आती हैं, कई बार क्या होता है लीज बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है, 10 साल के लिए है, 15 साल के लिए, या परमानेंट लीज है, तो आप देख लीजिए वहां पे तो आपका राइट बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगा अगर आप कोर्ट से डिक्लेरेशन नहीं लेंगे, और कहीं से भी अगर आपको लगता है कि एक सिचुएशन बनी हुई है कि दूसरी लोग आके आपके राइट्स को डिनाई करेंगे, तो सपोज किसी के फेवर में परमानेंट लीज है तो रहेगा तो वो लेसी इवन दो ही इज हैविंग अ परमानेंट लीज इन हिज फेवर, तो उसके लिए भी हमेशा ये यू कैन से ये एक रिलीफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दैट हूएवर इज डिनाइंग, या तो कोई डिनाई कर रहा है या हूएवर इज इंटरेस्टेड टू डिनाई, उसके अगेंस्ट वो सूट फाइल करके ही कैन टेक अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द कोर्ट दैट ही इज एक्चुअली अ lawful tenant over this premises. हाँ जी, is it clear to everyone? Hi Priya, never mind. Okay. Now suppose for example आप कोई एग्जाम देते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आपका रैंक जो आपको बताया गया, या आप कह सकते हैं फॉर एज की बात करते हैं, सपोज जब आप एग्जाम देते हैं
तो वहां पे कुछ एज क्राइटेरिया की भी एलिजिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप उस एज की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या उसके आपके राइट्स इफेक्ट होते हैं? यस, बिकॉज देन ओनली यू विल बी अलाउड टू सिट इन एग्जामिनेशन, अदरवाइज यू विल नॉट बी, ठीक। तो कोई भी अगर उस चीज को डिनाई कर रहा है, नो यू नो दिस इज, यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम बिकॉज यू डू नॉट फुलफिल द एज क्राइटेरिया, तो आप कोर्ट में जाके डिक्लेरेशन दे सकते हैं गिविंग ऑल द एविडेंसेस कि ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरे स्कूल सर्टिफिकेट है, इसके हिसाब से ये मेरी एज बनती है एंड आई शुड बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल टू गिव द एग्जामिनेशन। ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है। क्या आपसे इसका एक लीगल कैरेक्टर, एक स्टेटस डिसाइड किया जाएगा कि आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं? यस। तो ये इसीलिए ये आपके लिए रिलीफ जो है वो मायने रखता है। नाउ फर्दर, सपोज वन पर्सन इज प्लेस्ड, एक टेस्ट हुआ, उसके अंदर उसका रैंक जो है वो 50th रैंक बताया गया, ठीक। बट यू नो ही इज सेइंग कि नहीं, एज पर दी यू कैन से जो पहले एक लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका रैंक सेकंड होना चाहिए या व्हाटएवर। अब जो रैंक सेकंड है उसको ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल उससे पूछा जाएगा ऑब्वियसली कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, एज इन आपको जो है वो अपनी एरिया ऑफ पोस्टिंग क्या चाहिए। तो क्या यहाँ पे भी आपके कुछ राइट्स इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल है। या मोर ओवर ये जो 50th रैंक पे है वो अभी वेटिंग लिस्ट में है, और अगर आप सेकंड में हैं तो आप ऑब्वियसली फर्स्ट को के अंदर ही आप बिल्कुल आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, तो बिल्कुल आपके राइट्स इफेक्टेड हैं। तो क्या यहाँ पे आप कोर्ट के अंदर डिक्लेयर करवा सकते हैं कि आपका रैंक 50th नहीं है बट आपका रैंक सेकंड है? ऑब्वियसली यू विल हैव टू प्रूव दैट, ठीक है। कोर्ट कभी तभी आपके फेवर में जो है वो डिक्लेरेटरी डिक्री पास करेगा, आपको वो सारा प्रूफ करना पड़ेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस इज अ डिस्क्रिशनरी रिलीफ। कोर्ट को लगता है कि ठीक है ये फिट केस है, यहाँ पे आपका कोई एक स्टेटस एस्टैब्लिश होगा एंड मोरओवर नहीं तो आपका कोई भी राइट इफेक्ट हो रहा है प्रॉपर्टी में, तो उस सिचुएशन के अंदर द कोर्ट इज गोइंग टू ग्रांट यू द रिलीफ ऑफ डिक्लेरेटरी डिक्री। हाँ जी, इतना ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? लेट मी नो। Right. So this is a discretionary relief. Okay. Now let's take a few more examples. इसकी ना examples जो है, illustrations जो है, कई बार प्री के अंदर ऐसे ही आपको एक सेंटेंस के अंदर वो पूछ लेते हैं कि यहाँ पे क्या डिक्लेरेटरी सूट जो है वो फाइल हो सकता है या नहीं हो सकता है ऐसे केस में। तो इसीलिए थोड़ी सी एग्जाम्पल्स जो है वो ज़्यादा करेंगे और मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस लिखवा भी दूंगी इन योर डिक्टेशन पार्ट। Now let's just see, suppose now आपने अभी देखा सेक्शन 34 हमने एक सेंटेंस पढ़ा, एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी के अंदर राइट जरूरी नहीं ओनरशिप का ही है, टाइटल का ही है आपका, बट इट कुड बी एनी राइट, एब्सोल्यूट लिमिटेड, हर तरीके का राइट हो सकता है। मे इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई। Now इसकी कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन पर्सन ए, ठीक है। ना यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू नो दिस इज एज हाउस एंड देयर इज अ कॉमन रूम। ये ए का घर है, यहाँ बी का घर है, एंड देन वी हैव सी एंड देन वी हैव डी, राइट। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए इज सेइंग कि ये जो रोड पास हो रही है दिस इज एक्चुअली अ रोड व्हिच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय मी, ये रोड मैंने कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अ प्राइवेट स्पेस, ये प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसके ऊपर ट्रेसपासिंग जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। अब बी जो है वो क्लेम कर रहा है कि नहीं ये ए की प्राइवेट लैंड नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ पब्लिक प्रॉपर्टी और ये पब्लिक रोड है, ठीक है। अब ए जो है यहाँ पे अगर उसको लगता है कि नहीं ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और बी सी डी या कोई भी दूसरे घर वाले जो हैं वो दूसरा एक्सेस ले सकते हैं इन ऑर्डर टू रीच द मेन रोड, तो क्या ए सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट बी बिकॉज बी इज डिनाइंग हिज टाइटल?
B is saying that no, this is a public property, and A is saying no, this is a private property. Can A file a suit against B कि इस property को declare कर दिया जाए as a private property and I should be considered as the owner. Nobody else should be having a right to access this fruit. ऐसा हो सकता है? Yes. Obviously, if you prove the case, तो ये हो सकता है. But suppose अगर अभी सिर्फ B ने ही deny किया है, अभी C and D ने कोई issue raise नहीं किया, but क्या यहाँ पे A जो है वो C और D को भी party बना सकता है, thinking that they will be in future interested in denying? अभी उन्होंने कुछ डिनाई नहीं किया, बट वो ये सोच सकता है कि आज मुझे एक बंदे ने कहा है, बाकी भी घर हैं उस साइड पे, कल को अगर आके कोई भी पर्सन C एंड D जो है वो भी लोग वहां पे रह रहे हैं, आज B के अगेंस्ट मैंने सूट फाइल किया है, व्हाई नॉट टू मेक देम अ पार्टी, और तीनों के अगेंस्ट जो है आई शुड बी टेकिंग अ डिक्लेरेटरी डिक्री कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर आपको एक्सेस करना है तो वो कोई और एक्सेस लोड अप कर सकते हैं. तो ऐसा हो सकता है. So suit can be filed against the person who's actually presently denying, and a suit can also be filed against those persons who are interested in denying. मतलब आपको लगता है कि पूरा माहौल बन गया है, एक ऐसी सिचुएशन है, आपके पास एप्रीहेंशन रीजनेबल होनी चाहिए. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सिर्फ C और D के बस एज अ कैजुअली आप उनके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, आपको पूरी रीजनिंग देनी पड़ती है कोर्ट को दैट व्हाई यू हैव मेड दीस पर्संस एज पार्टी, और आपको क्यों लगा कि फ्यूचर में जाके ये भी आपके राइट को डिस्टर्ब करेंगे. आर यू एबल टू गेट द पॉइंट? तो ये जो इंटरेस्टेड टू डिनाई वाला पॉइंट है, ये इतना ज्यादा कैजुअल अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि हमने किसी भी पार्टी को बना अगेंस्ट उसके सूट फाइल कर दिया. दैट शुड नॉट बी द केस. आपको एक्चुअल में कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा कि चलो B तो कर ही रहा है, बट व्हाई डिड यू बिलीव दिस थिंग, आपको क्यों ऐसा लगा कि C और D भी आपका फ्यूचर में जाके राइट डिस्टर्ब करेंगे. सो यू एक्चुअली विल हैव टू मेक अ केस फॉर योरसेल्फ. हाँ जी, क्लियर एवरीवन? ओके, जस्ट अ मोमेंट. फाइन. नहीं, मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, बड़ा एक डेंजरस सा मैसेज आ गया, सो आई वाज टेकिंग अ मिनट टू जस्ट क्लिक द राइट ऑप्शन. वो आ रहा था दैट योर लैपटॉप इज रीस्टार्टिंग, तो आई वाज लाइक कि ये तो अभी नहीं होना चाहिए, शायद वो गलती से इस टाइम पे शेड्यूल हो गया. सो आई वाज लाइक सही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन में क्लिक होनी चाहिए, नहीं तो बस गई क्लास है. Right, Diwali vibes. Okay. Now proceeding further. Now, for example, question relating to account. Sorry, question relating to minority. मैंने ये पढ़ दिया question relating to account wrong. हाँ, ये भी बड़े डेंजरस होते हैं. Account has been debited. Now I'm using Prab HB, questions relating to minority. Okay, so let's see here. Minority. क्या ये एक important legal status है that I am a minor? अब आपने कल ही देखा जैसे that if a person is able to establish that I am a minor, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है. As in आपके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स ही नहीं हो सकता है. क्या वो एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो हो जाता है? राइट. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ऑब्लिगेशंस भी बिल्कुल कम हो जाती है. राइट. सो दैट मीन्स इट हैज इफेक्ट्स. सो माइनॉरिटी को लेके फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि आपकी एज को कोई चैलेंज कर रहा है, यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी. Now B is denying that you are a minor, और आपको लगता है कि this person is going to create problems for me in future also. या आपको कहीं पे भी जाके आपको being a minor कोई benefit मिलना है कि आप minor हैं तो ये benefit आपको मिलेगा. So वहाँ पे क्या कोर्ट अपने आप को minor declare करवा सकता है कोर्ट में? Why? Because उसके साथ बहुत सारे एक राइट्स जुड़े हैं, एक यू कैन से बेनिफिट्स जुड़े हैं. तो कोर्ट में जाके ये कह सकता है, अपना एज जो है वो प्रूव कर सकता है, एंड देन ही कैन से डिक्लेयर मी अ माइनर.
उससे क्या होगा, वो काफी सारे एग्रीमेंट से भी बच सकता है, वो अपनी लायबिलिटी से भी बच सकता है, प्लस अगर उसको कोई एज का कहीं पे बेनिफिट मिल रहा है, कोई भी स्कीम है गवर्नमेंट की, उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है, बट वो बेनिफिट सिर्फ 18 साल के लोगों, जो 18 साल से कम है, सिर्फ उन्हीं को ही मिलना है, तो क्या आप वहां पे जाके डिक्लेरेशन ले सकते हैं कोर्ट से? बिल्कुल सूट फाइल हो सकता है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एस्टैब्लिश अ लीगल स्टेटस व्हिच विल डेफिनेटली इफेक्ट योर इंटरेस्ट। हाँ जी, पुलकित, आई वाज कमिंग टू दैट। अब यहाँ पे देखिए आप डिक्लेरेटरी डिक्रीज। नाउ कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि लाइक कई बार आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी जो है, ठीक है, वो भी फॉर एग्जांपल जैसे आपने पुलकित नाम लिया जेजे एक्ट का, अब वहां पे अगर आपको लगता है कि आप वहां पे एक सिविल कोर्ट की डिक्री लेके जाएंगे एस्टैब्लिशिंग योर डिक्लेयरिंग यू एज अ माइनर, ठीक है, द पॉइंट इज कि वहां पे जेजे एक्ट के अंदर उनका एक अपना प्रोसीजर है, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसका क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है इन ऑर्डर टू सी दैट वेदर दिस पर्सन शुड बी ट्रीटेड एज अ जुवेनाइल और नॉट, ठीक। मोर ओवर, क्या हमने जेजे एक्ट को जब पढ़ा तो हमने यही कंसिडर किया ना कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक कंप्लीट कोड है इन इटसेल्फ, इट्स अ स्पेशल पीस ऑफ लेजिस्लेशन, एंड मोर ओवर वहां पे हम क्या देखते हैं कि जब किसी ने ऑफेंस किया, वेदर दैट पर्सन वाज अंडर 18 और नॉट, सो द क्राइटेरिया इज टोटली डिफरेंट, ठीक है, राइट। सो देयरफॉर right, only whenever I was coming to this point here, and moreover ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, यहाँ जब आप कोई क्रिमिनल लायबिलिटी से बचते हैं तो ये पॉइंट आपका तभी राइज होता है whenever there is a doubt, अदरवाइज वहां पे सेक्शन 94 जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हम पढ़ते हैं, वहां पे आपके जो यू कैन से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, अगर उनको कोई डाउट नहीं है तो वो एज इट इज जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट हमेशा पॉसिबल कि यहाँ से डिक्लेरेशन लेके वो ये डिग्री जो है वो आपकी वहां पे काम आएगी, इट इज नॉट दैट, देयर इज अ डिफरेंट प्रोसीजर, वहां पे आपको अलग से अपनी एज जो है वो प्रूव करनी पड़ेगी, एंड मोर ओवर ऑन द फेस ऑफ इट अगर कोई डाउट है, अगर उनको लगता है कि नहीं वो खुद ही डिसाइड कर देंगे दिस इज योर एज, देन दैट इज कंसिडर्ड एज द एज, उसको फिर आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इन द हैंड्स ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कि आपके लिए वो पूरा प्रोसीजर हमने कंडक्ट करना है या नहीं करना है। हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी पुलकित, इसके लिए ना एक्चुअली मैं अभी आपको फॉर द टाइम बिंग ये नहीं करवा रही, बिकॉज आई हैव टू गिव यू वन डिक्टेशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट कवर्ड जेजे एक्ट विद मी, आई मीन कुछ बच्चों ने तो कंप्लीट कर लिया है, बट यहाँ पे कईयों ने, शायद मैंने ये स्पेशल क्लास के अंदर करवाया था तो स्पेशल क्लासेस अटेंड नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट विल आई विल डू इज लास्ट में जाके मैं थोड़ा सा आपको क्रिमिनल एंगल भी करवा दूंगी, बट इन अ पैराग्राफ जितना इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। हाँ आई नो नहीं कर रखा, अभी मैं सेक्शन 94 पढ़ाने बैठूंगी तो वो बस हो गया आज, फिर नवंबर पूरा SRA चलेगा, ठीक है। वो सिर्फ आपने बात झेली, मैं क्रिमिनल एंगल से भी आपको थोड़ा सा बता दूंगी, बट नॉट नाउ। हाँ जी, राइट राइट। ये करेंगे अभी केशव, दिस इज 35, लेट मी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ठीक है, वो 35 है अब केशव, जस्ट वेट, बात आ गई ना वही प्रिया, जस्ट अ मोमेंट, ये बात आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड दिस बट जस्ट अ मोमेंट। हाँ, डिक्लेरेशन फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट लायबिलिटीज, राइट राइट, मतलब डिक्लेरेशन है तमन्ना, जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस थिंग कि आपने एक लीगल स्टेटस, फॉर एग्जांपल द कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड यू अ माइनर, ठीक है, आपके पास एक डिक्लेरेशन है कि मैं माइनर हूँ, ठीक। अब आपको कोई भी इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकता है, दैट इज व्हाई यू हैव गॉट द डिक्लेरेटरी डिक्री इन योर फेवर दैट दिस पर्सन इज माइनर, एक लीगल स्टेटस आपका एस्टेब्लिश हो गया। अब इस लीगल स्टेटस की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, जो भी आपके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने जाएगा वो इन्फोर्स नहीं करवा पाएगा, बिकॉज कोर्ट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड यू एज अ माइनर, ये होगा ना। तो कोर्ट जो है यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को लेके डिसाइड नहीं कर रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी क्या लायबिलिटीज होंगी, क्या राइट्स होंगी,
कोर्ट ने एक जनरल डिक्री आपके फेवर में पास कर दी है दैट यू आर माइनर. आर यू एबल टू गेट द पॉइंट? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग अ बेनिफिट अंडर अ स्कीम. एक गवर्नमेंट की स्कीम चली है, बेनिफिट लेना है आपको स्कीम के अंदर. गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, आपकी एज जो है वो अब 19 ईयर्स है. तो क्या कोर्ट में जाके आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं फॉर व्हाट पर्पस? इन ऑर्डर टू टेक द बेनिफिट अंडर द स्कीम, कि मेरी आज के टाइम जो है वो एज है 18 साल और मुझे ये बेनिफिट चाहिए. आई यू एबल टू गेट द पॉइंट? डन. बट नाउ दिस लाइक कंसिडर वन थिंग. आज आपने डिक्लेरेशन ले ली दैट यू आर अ माइनर, तो हमेशा माइनर ही रहेंगे आप? नो, दिस इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. अब 10 साल बाद भी आके वो कहेंगे कि ये देखो मेरे पास 10 साल पुराना एक ऑर्डर है, कोर्ट का डिक्री है मेरे फेवर में, मैं माइनर ही रहूंगा, सदा माइनर ही रहूंगा. नहीं, ये नहीं थी इंटेंशन कोर्ट की. ठीक है. बेसिकली जब आप उस ऑर्डर को, उस डिक्री को जब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, वी विल टॉक अबाउट एग्जीक्यूशन एज वेल, डिक्लेरेटरी डिक्री की, तो उसका पर्पस यही होता है कि जो आप उस माइनॉरिटी से, उस लीगल स्टेटस से एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो आप उसको कहाँ फिट इन कर रहे हैं. दिस इज एक्चुअली द पॉइंट. ठीक है. Is it clear to everyone? Let me know. ठीक है, कुछ और illustrations करते हैं, things will be more clear. But let's just proceed step by step. हाँ जी, अभी नहीं कंचन, let me just deal with few things more. अभी नहीं, let's just see declaratory decree. हम बहुत ही initial stage में हैं, अभी आपको ये भी नहीं पता कि इसके साथ साथ और क्या रिलीफ मांग सकते हैं. Let me complete that. ठीक है. हाँ, वो रमीन स्वीट 16 कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हमें कोई भी एग्जाम्स देते हैं, वहां पे काफी सारे रिजर्वेशंस होती हैं, कोई भी कोटा है. ठीक है. तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है. ओनली देन यू कैन क्लेम दैट कोटा. यही है. फॉर एग्जाम्पल अभी एक नोटिफिकेशन आई है, उसके अंदर एक स्पेशल कोटाज है, उसके अंदर यू रियली वांट टू जस्ट टेक द बेनिफिट ऑफ इट. जहाँ पे आप सर्टिफिकेट बनवाने गए, आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने कह दिया कि नो, यू आर नॉट फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया. आप सूट फाइल कर सकते हैं इन द कोर्ट दैट यू शुड बी डिक्लेयर्ड कि आप इस कोटा के अंदर फुलफिल, अपनी पूरी एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी फुलफिल हो रही है. द आंसर इज यस. आई यू एबल टू गेट द पॉइंट? बट अगर आप मुझसे ये पूछें कि ये एक बार मेरे फेवर में डिक्री आ गई दैट आई एम फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये क्राइटेरिया ऐसे था कि आज के टाइम पे जिन लोगों की इनकम जो है, ठीक है, आज के टाइम जिन लोगों की इनकम जो है वो 10 लाख से कम है, उनको ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी. मुझे सपोजिंग गवर्नमेंट जॉब उनको ही मिलेगी. ठीक है. तो कोर्ट, अब गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने कह दिया कि नहीं, आपकी इनकम जो है वो 11 लाख तक हो रही है, 12 लाख तक हो रही है. कोर्ट में जा सकते हैं टू टेक द बेनिफिट. बिल्कुल, आप प्रूव कर सकते हैं दैट आई एम फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया. देखिए मेरी इनकम, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से इतनी वैल्यूएशन बनती है, व्हाटएवर. अब जो कोर्ट ने डिक्लेरेशन दी है, क्या आप उसको अपनी सारी उम्र यूज ही करते रहेंगे हर जगह के ऊपर इन ऑर्डर टू टेक द बेनिफिट? नो. The court decided that particular case depending upon those facts and circumstances which were prevalent at that time. और जब कोर्ट ने डिसाइड किया, कोर्ट ने वो पूरी नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी भी चेक की ना, कि आप उसमें फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे. आई यू एबल टू गेट द पॉइंट? ठीक है. सो डिक्लेरेशंस, कुछ डिक्लेरेशंस ऐसे हो सकती हैं दैट यू नो, फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने आपको भी एग्जांपल दी that this is you are going to execute it, या एक ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए है. कुछ डिक्लेरेशन जैसे आप कहते हैं कि आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट फॉर एग्जांपल जब वो सिचुएशन चेंज होगी, अब आप ओनर नहीं रहे हैं, किसी ने एडवर्स पोजेशन से कोई ओनर बन गया, तो क्या अभी भी वो आप डिक्लेरेटरी डिक्री अपने फेवर में लेके आएंगे कोर्ट की कि ये देखो मुझे कोर्ट ने 20 साल पहले जो है वो ओनर डिक्लेयर करके रखा है? नो, दिस इज नॉट द थिंग. आई यू एबल टू गेट द पॉइंट? लीगल स्टेटस, लीगल कैरेक्टर, इट माइट चेंजेस विद द टाइम, और ये चेंज होता है. ठीक है. सो बेसिकली हमारी क्या इंटेंशन है, व्हाई दिस काइंड ऑफ रिलीफ इज गिवन अंडर सेक्शन 34 इज कि आज अगर आपको कोई भी लीगल स्टेटस अपना एस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम आ रही है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो आप कोर्ट से रिलीफ ले सकते हैं. आई यू एबल टू गेट द पॉइंट नाउ? डन. ओके.
Alright. For example, there is one person A. He gave the property to B, his son. ठीक. And now there is one more person C. इसको अडॉप्ट किया गया था. He's adopted child. ठीक है. ये डॉटर कर लेते हैं. C's daughter, adopted child. ठीक. अब यहाँ पे A ने प्रॉपर्टी जो है वो दोनों को दी, B और C को. बट यहाँ पे A की डेथ हो जाती है. यहाँ पे B is claiming that C is not the adopted child. हमारे पास कोई adoption जो है वो डीड है ही नहीं, तो इसकी adoption को जो है वो बिल्कुल ही वो invalid डिक्लेयर कर रहा है. अब यहाँ पे अगर C का स्टेटस अगर इन डेंजर है, अगर एट रिस्क है, तो क्या उसको प्रॉपर्टी मिलेगी? उसको डर हो सकता है कि अगर उसका स्टेटस में कोई प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है फ्यूचर में जाके उसको प्रॉपर्टी ना मिले. व्हेन इट कम्स टू टेक द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्रॉब्लम आएगी. तो अगर आज के टाइम पे बी डिनाई कर रहा है या उसको थोड़ा सा भी बी के बिहेवियर से डर है, दैट ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू जस्ट से दैट ही इज द ओनली चाइल्ड और अडॉप्शन बी ही नहीं. तो क्या उस सिचुएशन में सी अगेंस्ट बी सूट फाइल कर सकता है फॉर डिक्लेरेशन? सी ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया फॉर डिक्लेरेशन दैट आई एम द अडॉप्टेड चाइल्ड. ऐसा हो सकता है. और जैसे ही उसकी अडॉप्शन जो है वो अपहेल्ड हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसके फेवर में जो राइट्स जो भी उसको मिलेंगे ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू फॉल. राइट. हाँ जी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? डन? ओके. नाउ लाइक कैन द कोर्ट पास, लाइक आप क्या कोर्ट में जा सकते हैं? ये सारी इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज अगर आपको लिखनी होंगी अपने रजिस्टर्स में तो आप लिख भी सकते हैं. इनके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं. प्रोपोजिशन बेस्ड छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं. क्या आप अपने आप को कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर आर टू फ्रेंड्स, ठीक है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, क्या बॉयफ्रेंड कोर्ट में जाके कह सकता है कि बी मुझे इसका बॉयफ्रेंड डिक्लेयर किया जाए? ऐसा हो सकता है? नो. There is no legal status involved. आपको चाहे जो मर्जी लग रहा है कि यहाँ पे मेरा लीगल स्टेटस इन्वॉल्व है कि अगर मैं बॉयफ्रेंड रहूंगा फॉर द टाइमिंग ओनली देन आई विल बी कंसिडर टू बी यू कैन से फ्यूचर वुड बी ग्रुप. तो उस बेसिस के ऊपर या उसको शक है बी के ऊपर कि वो कभी ना कहीं भी डिनाई कर सकती है दैट ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ठीक है, या इंटरेस्टेड हो सकती है, व्हाटएवर, उसके अपने रीजंस हो सकते हैं. बट सच काइंड ऑफ सूट्स कैन नॉट बी फाइल्ड. राइट. नॉट मेंटेनेबल. आर यू एबल टू गेट द पॉइंट? तो ये नहीं है कि कोई भी डिनाई करे. एक दोस्त दूसरे दोस्त के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, मुझे डिक्लेयर किया जाए इसका फ्रेंड. नॉट एट ऑल. आर यू गोइंग टू फोर्स इमोशंस? आई थिंक टाइम आएगा वैसे इमोशंस फोर्स करने का, अदरवाइज तो दुनिया नहीं चलेगी. फोर्सफुल इमोशंस है जैसे पहले होता था, जैसे वी डिड द मैरिज बाय चादर अंदाजी, है ना, फोर्सफुल. वो मुकलावा वाला एक एग्जांपल किया था. सर का एग्जांपल पड़ोसी की वाइफ. अच्छा. तो ये सही है. हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, चलो ठीक है. ओके. होना चाहिए वैसे. हाँ, कहीं को लग रहा है कि होना चाहिए सूट फाइल. डिनायल के चांसेस तो हैं. डिनायल वाला क्राइटेरिया तो है, कहीं पे भी डिनाई हो सकता है. वी आर जस्ट फ्रेंड्स. अच्छा, वो आदमी अपने पड़ोसन के साथ आ गया तो नो. लीगल कैरेक्टर कंशु. लुक, लीगल कैरेक्टर and the word uses or to any right. ये है ना लीगल कैरेक्टर, ठीक है. यानी डिक्लेरेशन वही मांग सकते हैं जहां डिक्लेरेशन के बाद
बिल्कुल, मतलब कोई एक स्टेटस एस्टैब्लिश हुआ है ना केशव उससे आपका, ठीक है, लीगल स्टेटस। इस स्टेटस के होने से ये राइट्स फ्लो होते हैं या ये लायबिलिटीज फ्लो होती हैं, दिस इज द थिंग, ठीक है। इमोशनल वैल्यूज के ऊपर हम अपने स्टेटस जो है वो एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि जैसे किसी को अगर डिक्लेयर करवाना है दैट ए को डिक्लेयर करवाना है दैट आई एम द बायोलॉजिकल सन ऑफ दिस मैन, ये मैन मान नहीं रहा है, एक पर्सन है, दिस पर्सन इज नॉट एग्रीइंग टू द फैक्ट दैट दिस इज माय बायोलॉजिकल सन। अब आप देख लीजिए, अगर ये डिक्लेयर हो जाता है दैट ही इज द ओनली बायोलॉजिकल सन, तो राइट्स फ्लो करेंगे स्टेटस से, ऑटोमेटिकली फ्लो करेंगे, तो उसको इस चीज का फायदा होगा। सो दैट इज व्हाई यू नो दिस इज अ लीगल कैरेक्टर। ओके, नाउ एक चीज समझनी है हमें, लेट्स जस्ट सी 34, Sekha, that's a good one. Any person entitled to any legal character or to any right as to any property may institute a suit against any person denying or entrusted to deny his title to such character or right. तो जो deny कर रहा है या जो future में deny करेगा, and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled, कि इसका ये right है, and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief. सिर्फ डिक्लेरेटरी सूट, मतलब साथ में आपने कोई भी रिलीफ अगर नहीं मांगा, आपने कहा मुझे एक्स प्रॉपर्टी का ओनर डिक्लेयर किया जाए एंड यू हैव फाइल्ड द सूट अगेंस्ट मी, क्योंकि आपको डर है कि ये पर्सन आपके टाइटल को चैलेंज करेगा, तो सूट फाइल हो सकता है। इसके साथ में कोई और रिलीफ मांगने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। इस लाइन को प्लीज अंडरलाइन कर लेना। क्या सिर्फ एक डिक्लेरेटरी डिक्री, सिर्फ अगर उसके अंदर सिर्फ आपने एक कोर्ट से डिक्लेरेशन ही मांगी है, क्या वो सिंप्लिसिटर एज दैट सूट भी मेंटेनेबल है? बिल्कुल मेंटेनेबल है। इस चीज को अंडरलाइन कर लेना, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंड द प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ, और भी रिलीफ आपको मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आई गिव यू वन एग्जांपल। सपोज देयर इज अ पर्सन, उसको गवर्नमेंट ने जो है उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया, जस्ट अ मोमेंट हियर, सर्विसेज वर टर्मिनेटेड, ठीक। अब आपने क्या किया, कुछ नहीं, रीजनिंग वगैरह नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं दिया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि ये पर्सन जो है वो अब हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, तो उसकी सर्विसेज टर्मिनेटेड। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब इसकी रिटायरमेंट एज आ गई, आप इस चीज को चैलेंज करना चाहते हैं, आप जो है वो अपने आप को अभी भी ये कोर्ट से डिक्लेरेशन चाहते हैं दैट यू स्टिल फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व्हिच नीड्स फॉर सच काइंड ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, तो क्या आप कोर्ट से डिक्लेरेशन ले सकते हैं या आप अपनी एज प्रूव करवा सकते हैं कि नहीं मेरी एज एक्सटेंशन के लिए बिल्कुल बनती है, या अभी मेरी एज जो है वो रिटायरमेंट के लिए नहीं है। आर यू एबल टू गेट द पॉइंट? ये हो सकता है, यस। सिंपलिसिटर क्या ये सूट फाइल हो सकता है कि मुझे एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, अभी मेरी रिटायरमेंट की एज नहीं है, ये हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सपोज इसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने आपको कोई 6 महीने की पहले जब आपकी सर्विसेज चल रही थी, उन्होंने आपको कोई भी सैलरी पे नहीं की है, सो देयर वर एरियर्स ऑफ सैलरी, तो क्या ये एरियर्स ऑफ सैलरी भी आपको इसी सूट के अंदर मांगने की जरूरत है? सो आई एम जस्ट सेइंग दिस थिंग दैट यस, इफ you want a declaration from the court that you still fulfill the eligibility criteria, then you can go to the court of law. But उसके साथ if the government has not paid you the arrears of 6 months, salary नहीं पे किया, then क्या आपको mandatory है कि you have to ask for this relief, या simpliciter a declaratory suit asking for this declaration is simply maintainable? So as per the sentence which is written here, and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief, मांगने की जरूरत है further relief? नहीं मांगने की जरूरत है, ये simpliciter ही आपका declaratory suit जो है वो maintainable है। हाँ जी, ये point clear है सबको? Let me know. Done? Okay. Now अभी आपने ये एक पैरा पढ़ा, अभी हमने प्रोवाइजो नहीं पढ़ा है, विल वेट फॉर दैट। 34 अभी फर्स्ट पैरा पढ़ा, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यू नो वन पर्सन इज आस्किंग फ्रॉम द कोर्ट
that whether in order to establish his legal character, अभी आपने यही बात की. So एक तरीके से if A is filing the suit to be declared as the owner of the property against B, ठीक है, A is filing the suit to be declared as owner against B. अब यहाँ पे ये एक तरीके से पॉजिटिव डिक्लेरेशन है. Are you able to get the point कि मुझे डिक्लेयर किया जाए that I am the owner. Like, can we cover under section 34 negative declarations also? Negative declarations, other way around. For example, there is one person A whose property is worth 100 crores. There is one person B who time and again bothers him saying that he is the biological son of A. Now, can A file a suit against B? Like the father is filing a suit against B that declare that B is not my biological son? Yes. क्या ये हो सकता है? Are you able to get the point? एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि मुझे डिक्लेयर किया जाए that I have this legal status. But can there be a negative declarations also? क्या आपको लग रहा है that this person A, he is the owner of 100 crore. ठीक? But there is also one person B who is saying that I am the biological son of A, and A has this fear. A wants to give the property to the trust. A doesn't want to give any property to B. तो क्या A के अपने मन के अंदर डर होंगे कि अगर B कहीं पे भी बायोलॉजिक मतलब A कह रहा है that I am issueless, that is why I am giving the property to the trust, but B is trying to deny that fact, या A को डर है कि B इस fact को future में deny करेगा, so there will be a dispute. So in order to cover up that situation, can he file a suit and ask from the court for a declaration that he is issueless, he is not having any adopted child or a biological child? The answer is yes, वो ऐसा करवा सकता है. Are you able to get the point now? Let me know. Now, तो negative declarations भी हो सकती हैं, even though expressly यहाँ पे नहीं है, the word used is declaration, but it can works both ways. Clear? अभी ना मैंने प्रोवाइजो नहीं करवाया है, ठीक है. सो दैट इज व्हाई देयर इज, आई थिंक योर डाउट इज रिलेटिंग टू द प्रोवाइजो ओनली, कि उसके साथ हम क्या रिलीफ और इंक्लूड कर सकते हैं. जस्ट अ मोमेंट, ओके. आई हैव नॉट कवर्ड प्रोवाइजो. मैंने अभी आपको थोड़ा सा ऑर्डर 2 रूल 2 भी नहीं बताया है सीपीसी का. लेट मी जस्ट कम टू दैट, ओके. हाँ प्रिय, जस्ट अ मोमेंट. हेल्दी ब्रेकफास्ट का फायदा है. कहाँ है सब जिन्होंने पराठे खाए हैं? मेरा ये सारे पॉरेज ओट्स वाले हैं, मिल्क एप्पल वाले हैं ये सारे. And those who had parathas, they are enjoying, they are relaxing. Sunday. मैम ने करवाई देना, अभी नहीं तो 10 मिनट के अंदर आ जाएगा. क्या जल्दी है? अच्छा, okay, Isha, just a moment. Okay, Isha, I have not covered proviso ना. Just give me 1 minute. Okay, proviso के साथ clear होगा. All right, continuing further. Next is, let's do provided that बोला जो टीचर करवाए वही करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछने की जरूरत नहीं पड़ती. हाँ ठीक है.
चलो ठीक है फिर तो, हाँ ट्रस्ट योर टीचर, सही बात है, हमारा काम आसान कर दिया कल मैम ने, तो फिर चलो ये आई एम गोइंग टू कोट इट। चलिए प्रोवाइजो पढ़ते हैं। Provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff being able to ask further relief than a mere declaration of title omits to do so। सबसे पहले दोनों चीजें इकट्ठे पढ़ते हैं। The plaintiff need not in such suit ask for any further relief। मतलब अगर आपको सिर्फ पैरा 1 ही पता है और अगर आपने प्रोवाइजो नहीं पढ़ा तो इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन यही बनती है कि सिंपल डिक्लेरेटरी सूट फाइल हो सकता है, साथ में कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है आपको, यही कहा गया है एक तरफ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं इसको समझने में। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना, एरियर्स भी मांगने की जरूरत नहीं है आपको, देन इट्स फाइन, परफेक्टली फाइन, मत मांगिए। डिक्लेरेटरी सूट इटसेल्फ इज मेंटेनेबल, इस वर्ड को मत भूलना, मेंटेनेबल। आई एम सेइंग दिस। Now, suppose there is one person, एक question भी आता है आपके प्री में, like if one person, if he says that I am a Brahmin, ठीक है, I belong to this caste, तो सिर्फ उसने एक सूट फाइल कर दिया for mere declaration कि that he should be declared as a Brahmin। mere word मैं use कर रही हूँ, mere declaration that he should be declared as a Brahmin। जी, अब यहाँ पे these are purely caste questions। अगर कोर्ट को लगेगा that you know इससे like with what respect and in what context ये declaration कोर्ट से मांग रहा है, then obviously court is going to deny the ruling। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके फेवर में कोई डिक्लेरेटरी डिग्री पास नहीं होगी। Why? Because for example you are born in a Brahmin family और सिर्फ आज आपने एक कोर्ट प्रोसीजर चेक करना था या नया कुछ प्लीडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा और हमें प्लेन ड्राफ्ट करना आ गया और उस कॉन्फिडेंस के अंदर वी वेंट टू द कोर्ट फाइलिंग अ डिक्लेरेटरी सूट कि मुझे डिक्लेयर कर दिया जाए कि मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है। सो दैट जस्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस इन यू। या कोविड में बैठे बोर हो रहे थे तो एक प्लीडिंग ड्राफ्ट कर दी, सोचा फाइल ही कर देते हैं, ऐसा हो सकता है? नो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। Why? Because कोर्ट कहेगा that obviously आपने अपने नाम के आगे भी ये लिखा है जब आपने सूट फाइल किया है, लाइक किस चीज किस बेसिस के ऊपर आपको लगा कि ये चीज जो है अगर एस्टैब्लिश नहीं होगी then your rights will be prejudiced। Yes, there is no reason। बट अगर आपको लगता है that ये अगर आपका स्टेटस एस्टैब्लिश होगा तो उससे आप कोई ब्राह्मण समाज के यू कैन से हेड बन सकते हैं, बिकॉज वो जो एक अथॉरिटी सेटअप हुई है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर लिखा है दैट अ पर्सन हु इज अ ब्राह्मण एंड फुलफिल्स अदर क्राइटेरिया ओनली दैट इज टू बी इलेक्टेड एज द हेड ऑफ दैट बॉडी। यहाँ आपको लगता है कि एज एन यू नो ये जो अथॉरिटी के लोग हैं वो चैलेंज कर रहे हैं दैट यू आर नॉट अ ब्राह्मण, क्योंकि आपके पेरेंट्स का नहीं पता है, उनके पीछे से कास्ट का नहीं पता है। सो उस सिचुएशन के अंदर यू कैन सीक डिक्लेरेशन। आर यू एबल टू गेट द पॉइंट नाउ? ठीक है, कि कोई पर्पस होना चाहिए जहां पे कोर्ट को लगे कि यस ये अगर लीगल स्टेटस एस्टैब्लिश होगा देन दिस इज गोइंग टू सर्व दिस पर्पस and the other persons they are denying that status, या अगर इस पर्सन को ये स्टेटस नहीं मिलेगा his interest will be prejudiced। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर? Now we will continue next class के अंदर हाफ एन आवर की ब्रेक के बाद we will continue another relief कौन कौन से मांग सकते हैं और कैसे उसको प्रोवाइजर को पढ़ना है, ठीक है? ओके, चलिए see you in the next class after a quick break। Bye bye जी, ठीक है। हाँ जी, सो राइट निष्ठा, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल शेखर, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।